उनके भाई, उनके बाप हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हुए शहीद हुए और वो वहां पर शहीद हुए। उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने शोक प्रस्ताव में ये रखा था, लेकिन मैंने अखबार में ये पढ़ा कि आपने उनके नाम नहीं डाले, हालांकि सबके नाम मैंने टेबल किए थे। एक तो मेरा आपसे आग्रह है उन शहीदों का नाम इंक्लूड किया जाए उसमें सबको। और संवेदनहीनता का तो आपके सामने है। यहाँ इनके मंत्रियों के ऐसे बयान आए हैं, कोई कह रहा है ये तो कुदरती मर गए, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, कोई कह रहा है चीनी है, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, और कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है आतंकवाद है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल वो तो पंजाब के। तो एक बात मैं पूछता हूं कि केवल पंजाब के हम, कल महिला दिवस की बात हुई, महिला दिवस में बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा अरे वो महिलाएं नहीं है क्या जिनकी, जो हमारी बहन बेटियां वहां बैठी हैं, जिनके शौचालय भी, बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए, उससे ज्यादा क्या शर्म की बात है। इस किस्म के बयान आए हैं। मान्यवर, ये जो सरकार है ये बहुमत की सरकार नहीं। 2019 में बहुमत नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक और पार्टी जो है उसकी बैसाखियों पे सरकार बनी। कौन सी पार्टी बनी? जो क्या कह के आए, क्या वायदे किए, क्या मैनिफेस्टो उन्होंने किए, ये आपके सामने है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो पार्टी जो इनको जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज यार बन रही है। 175 पार करने की बात कह रही थी, एक जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज दोनों कुर्सी के लालच में सहयोगी बने हैं आपके सामने। मैं उप मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे, दुष्यंत जी, तो उन्होंने एक बात कही, मैं बड़ा हैरान हुआ इनकी बात से। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल कहते थे किसानों को समझाया नहीं जा सकता, बकाया जा सकता है। वो मेरे बुजुर्ग थे, बेशक हम राजनीतिक विरोधी रहे, कभी हमने ऐसी बात नहीं कही। क्या आप उन्हीं के उस पर चल रहे हैं? जितना बहकाने का काम किया है, जो आपके मैनिफेस्टो में आया है, सब बहकाने उन्हीं की पत्तियों पे चल रहे हैं क्या? मैं आपके इंसान पूछना चाहता हूं, उन्हीं का पालन कर रहे हैं। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी, पूर्ण रूप से खो चुकी है। जब ये गांव में हलकों में नहीं जा सकते और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता, कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है ना उचाना में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर नहीं लिया जाता, तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति है? इतिहास आपने पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय। इसकी तुलना मुगल का जो आखिरी शासक था शाह आलम की सरकारों से किया जा रहा है। सल्तने शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, मतलब दिल्ली से पालम तक ही जा सकते थे वो, वैसे शाह आलम थे। तो आज सरकार की स्थिति है, सरकार मनोहर का सिलसिला आज चंडीगढ़ तक पंचकुला, मतलब 26 तारीख को झंडा फहराने पानीपत नहीं जा सके, वो पंचकुला जाके फहराया। ये स्थिति आज सरकार की है। अरे रोम जल रहा है और नीरूबासी बंसरी बजा रहा है, ये स्थिति आपके सामने है। देखिए, प्रजातंत्र में वाद विवाद, संवाद, समाधान, ये तरीके होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, आपने उसको रिजेक्ट किया। मैं पूरा सम्मान करता हूं आपका, आपने उसको रिजेक्ट किया। किस बात के लिए? कि ये कृषि कानून का जिक्र किया है, ये केंद्र का विषय है और इनका स्टे हुआ है, आपके एम्स ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये लिखा है। लेकिन जो बिल का बॉडी जो है उसमें वो दे वर नॉट पार्ट ऑफ बिल बॉडी। बिल बॉडी में क्या था? बॉडी में एक ही था जो एमएसपी, ये भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, यही था कि एमएसपी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो या कोई खरीदे, एपीएमसी में अमेंडमेंट लाना था, उसको सजा का प्रावधान हो, यही तो थी एमएसपी की। आपके बहुत सारे साथियों ने कल ये कहा, इनके जेजेपी के विधायक ने कहा कि एमएसपी होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर हम लेके आए थे आपके सामने। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं जो है आज कृषि कानूनों की बात नहीं करूंगा,
क्योंकि उनकी बात करते ही तो ये कहेंगे तो सेंट्रल एक्ट है। ठीक बात है, सेंट्रल एक्ट की मैं बात नहीं करूंगा। हालांकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में था, अब बदल गया एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, उस बात के चर्चा में मिल जाता है। लेकिन तकलीफ मेरे को किस बात की है, आज हरियाणा का किसान क्यों बैठा है, आज क्यों सबसे ज्यादा तकलीफ में, क्यों मेरी बहन बेटियां वहां बैठी हैं। ये किसान अकेले हरियाणा से नहीं है, पूरे देश के किसान उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से आके दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने रास्ते में रोकने का काम नहीं किया। इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सर्दियों में वाटर कैनन, पीपली में लाठीचार्ज, आंसू गैस, तो सड़क बनाने का काम करते हैं, सड़क खोदी गई। ये केवल हरियाणा सरकार के सिवाय किसी ने नहीं किया। इस वास्ते आज ये सरकार जो है बिल्कुल लोगों का विश्वास खो चुकी है। मतलब पुलिस को बांस की लाठियों की जगह लोहे की लाठियां दी गई। इनको ये समझना चाहिए किसान का सर फालूद का बना हुआ है, लोहे की लाठियों से नहीं बच सकता है इस किसान का सर। ये बात आज सवाल ये है, किसान क्यों बैठा है? क्योंकि इन्हीं के वायदे की बात पे, इनके मैनिफेस्टो आप उठा के देखें, एमएसपी का वायदा, जेजेपी के मैनिफेस्टो में यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर फसल खरीदने का मूल्य कानून बनाया जाएगा और फसल की खरीद पर 10% या 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ना कानून बना, ना 10% मिला, ना 100 रुपए बोनस मिला। बीजेपी का है 2014 में कहा किसानों की फसलों का दाम 50% मुनाफे के साथ दिए जाएंगे। फिर कहा 2019 में हर फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। अब कह रहे हैं ये करते हैं, और ये कहा दुगनी आमदनी होगी। दुगनी आमदनी कैसे होगी ये मैं समझना चाहता हूं। बहुत सारे कल हमारे मंत्री जी भी कह रहे थे कि आज ये मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, आपका दिया पैडी की बात 2014-15 की लेता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी निकाली गई? 1886 रुपए। और आपका स्टेट ने कितना रिकमेंड किया? 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और सीसीपीए कितने मिला? उन्होंने कितना रिकमेंड किया? 1360। एमएसपी कितना मिला? 1360। लागत बढ़ रही है। इसी प्रकार से 2015-16 में लागत 1886 से बढ़कर 1994 हो गई और आपने 2193 रिकमेंड किया एमएसपी, लेकिन मिला आपको 1410। मतलब किसान अपनी लागत पूरी नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से 17-18 में 2657 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई और आपने रिकमेंड किया, स्टेट ने 2860 और कितना मिला? 1550। इसी प्रकार से 19-20 में 2677 लागत आ गई और आपने रिकमेंड किया 2650 या 2750 के बीच में कीमत दी जाए किसान को, लेकिन मिला कितना? 1815। इसी प्रकार से 2020-21 में लागत आ गई 2482। आपकी निकाली हुई है, हमारी नहीं निकाली हुई है लागत। और आपने रिकमेंड कितना किया? 2730 प्रति क्विंटल और मिला कितना? 1868। इसी प्रकार से और सभी फसलों का है, लेकिन मैं मुख्य तौर पे 2 ही फसलों की बात करता हूं। गेहूं की बात लगाएं, गेहूं की बात लगाएं। 15-16 में, 14-15 में लागत आई 1983 43 और रिकमेंड किया आपने 2000, मिला कितना? 1450। फिर लागत बढ़ गई 2015 में 1974 और आपने रिकमेंड किया 2172, मिला कितना? 1525। और 17-18 में लागत आई 2050 और आपने रिकमेंड किया 2469, मिला कितना? 1785।
19-20 में 2021 लागत आई 2250, आपने रिकमेंड किया, मिला कितना 1925। इसी प्रकार से 20-21 में 2083 लागत आई और आपने कितना रिकमेंड किया 2290 और मिला कितना 1975। तो कैसे अपनी दुगनी आमदनी? फर्टिलाइजर पे 5% टैक्स, पेस्टिसाइड्स पे मैं आपको %28 तक का टैक्स बढ़ा है। दुगनी कीमत हो गई, लागत बढ़ गई, डीजल कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी किसान की। कैसे बढ़ गया आपकी दुनिया? यह आपका वायदा था और इनका न्यूनतम मूल्य पर फसल खरीद का कहां गया का वायदा। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कल बहुत सारी बातें राज्यपाल अभिभाषण में यहां उठी। वो अभिभाषण तो क्या सबको मालूम है कि राज्यपाल क्या कहते हैं। राज्यपाल वही कहते हैं जो सरकार कहती है, हम भी सरकार में रहे हैं। राज्यपाल का क्या है, राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी उपलब्धियां और दिशा निर्देश दिखाया जाता है। पिछले साल का राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ो और इस साल का पढ़ लो, कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ जो है आपके जो इसमें निराशाजनक प्रशंसा पत्र कह सकता हूं और कुछ नहीं उसमें। तो आपके सामने कहा। फिर कल बेरोजगारी का बड़ा जोर शोर से बेरोजगारी का मुद्दा उठा और उसमें कहा गया कि CMEI तो किसी प्राइवेट उस संस्था की है जिसने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये तो 5 सितंबर की है, दुष्यंत जी की 5 सितंबर 19 का दुष्यंत जी का है। शर्मनाक आंकड़े, बेरोजगारी के मामले हरियाणा देश में सबसे आगे नंबर 1 पर पहुंचा। मुख्यमंत्री खट्टर एक और तो हरियाणा की नौकरियां हरियाणा से बाहर वालों को दे रहे हैं और दूसरी ओर हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊंची दर 28.7। और आपने कहा NSS का कि 7% का, वो भी मेरे पास आंकड़े 2011-12 में कितना था 2.8 और आपके समय में 17-18 में कितना है 8.6। बेरोजगारी किस तेजी से बढ़ रही है? नहीं मैं तो आपकी कही, आपने कहा भाई ना NSS की मानो ना CMI की मानो, इसकी तो मानोगे आप नहीं। आप ये तो मानोगे आप कि पानीपत की चपरासी की भर्ती में आप मत मानो CMI की, NSS की भी मत मानो कि सिर्फ 13 पदों की आपने भर्ती अनाउंस करी थी। कितने आए? 14,871 एप्लीकेशन आई बेरोजगारी का देखा। और उसमें कौन कौन थे? BA, BSc, MA, BTech, MTech करने वालों की बड़ी तादाद युवाओं की बेरोजगारी का ये था। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 18,000 ग्रुप D में भर्ती निकाली थी, लेकिन उसके लिए अप्लाई करने वाले कितने थे? करीब 25 लाख। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए सारे अखबार बड़े पड़े हैं। मैं हालांकि उसमें ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा इज हाईएस्ट इन द कंट्री एट 8.8 जॉबलेस, हायर इन स्टेट देन इन पंजाब, HP एंड JK। तो सारे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं इसका सरकार का। आपका आपने वायदा किए आपने वायदा किया पहले कौन से सन में? एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में 15 में क्या वायदा किया? इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट 4 लाख से ज्यादा, ये आपने वायदा किया। हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट कितनी आई? 24,000 करोड़। ये तो RTI का है वैसा, RTI के है, मैं नहीं अपनी मेरा कोई आंकड़ा नहीं है इसमें, तो आप निश्चिंत रहो। जो मैं कह रहा हूं आप कुछ निकालो, मैं तो RTI से लिए निकाला हूं। और एम्प्लॉयमेंट कितनी मिली? 32,030 को, ठीक है। फिर EPP 20 आ गया, अब यह आपने फिर दे दिया।
ये दे दिया EPP 20, क्या किया, एम्प्लॉयमेंट 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़। तो मेरा आपसे यही कहना है, साथ में समेट ले जाओ अपने झूठे वायदों को, अगले चुनाव में भी तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, ले जाओ, क्योंकि हर बार ये आप वायदे करोगे, साथ ले जाओ। फिर आप देखते हैं जनाब, बहुत जोर शोर से राज्यपाल जी का धन्यवाद करके आए, किस बात के लिए कि भाई 75% जो है प्राइवेट कंपनीज में हमने एक एक्ट पास कर दिया। सबसे पहला जेजेपी का मैनिफेस्टो, मैं कुछ नहीं कहूंगा अपनी तरफ से, क्या लिखा उसमें, रोजगार मेरा अधिकार कानून लागू किया जाएगा जिसमें 75% नौकरी हरियाणा के युवाओं को आरक्षित होगी। कहीं प्राइवेट कंपनी का जिक्र नहीं है, सिर्फ हरियाणा में जितने हैं, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उसका वायदा था, उसका वायदा था। ये मैं सैद्धांतिक तौर पे इसका विरोध नहीं करता हूं। फिर ये आपने देखना चाहिए था ना, ये वायदा करने से पहले करना चाहिए था ना, ये वायदा वो बहकाने वाले काम मत करो ना भाई। वायदा मैंने तो नहीं लिखा, ये मैं लिखता जरूर, आपका लिखा हुआ है, या तो आप ये करो मेरा मैनिफेस्टो नहीं था ये, या मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, मैं बैठ जाता हूं मैं, चलो है। लेकिन मैं सिद्धांतिक तौर पे इसका विरोध नहीं करता हूं, 75% कंपनियों में कहा आपने, लेकिन होगा क्या, होगा क्या, आपने मिले हुए हैं, ये आपने जो है रेजिडेंट कंडीशन जो है 5 साल की कर दी, 15 साल से, और फिर आप कह रहे हो ये लागू नहीं होगा SC BC पर। अरे ये कैसा हो सकता है, मेरे को एक स्टेट बता दो जहां दो किस्म के रेजिडेंट हो, 2 किस्म के डोमिसाइल हो। इसमें लिखा हुआ है डोमिसाइल, जो आपने जो एक्ट बनाया है इसमें कि 2 डोमिसाइल पे होगा, और ये लिख क्या रहे हैं सारे अखबार। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता कि बहुत कह चुके, सारे अखबारों की कटियां आना। आप देखिए विल सीक, अब ये कह रहे हैं कि हम विल सीक इंडस्ट्री बॉडी सजेशन फॉर 75%। जब आपने एक्ट बना दिया फिर किस चीज की आप सजेशन दे रहे हैं, मेरे को बताओ। फिर हरियाणा 75 का कोटा विल स्पेल डिजास्टर इंडस्ट्री, FICC कह रही है। फिर अलार्मिंग डिक्टेट, हिंदू अखबार का। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।